हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अभियान और मैं हूं आपका पाठ सर। तो आज का ये जो वीडियो लेक्चर बनने जा रहा है, इट्स नॉट अबाउट द इलेक्ट्रिकल मशीन्स। आज से हम लोग इलेक्ट्रिकल मशीन के साथ साथ बेसिक इलेक्ट्रिकल को भी शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है। तो बेसिक इलेक्ट्रिकल में मतलब मैं जैसे मशीन में बोला था कि कॉम्पिटिटिव लाइन में कोई भी एक पर्टिकुलर सिलेबस होता ही नहीं है कि नहीं, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो एसएससी हो, आरआरबी हो, पीटीसीएल हो, कुछ भी हो, है ना। तो क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। ज़्यादातर क्वेश्चन जो आता है वो फंडामेंटल से ही आता है, और फंडामेंटल्स जानने के लिए बेसिक इलेक्ट्रिकल जानना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज इलेक्ट्रिकल हम लोग के इलेक्ट्रिकल स्ट्रीम में जिसको बेसिक इलेक्ट्रिकल पता नहीं, वो चाहे कितना भी पढ़ाई कर ले, मशीन पावर सिस्टम कुछ भी समझ में नहीं आएगा, है कि नहीं। इसलिए बेसिक इलेक्ट्रिकल को समझना बहुत ही जरूरी होता है, बहुत ही जरूरी। तो मैं कोशिश करूंगा कि हर एक चीज़ को कवर करूं। मैं यहाँ पे सिलेबस दिखाऊंगा, मतलब वो सिलेबस बस देखने के लिए कि हाँ हाँ ये पढ़ने वाले हैं, बेसिक इलेक्ट्रिकल में ये है, लेकिन मैं तो सारे कवर करूंगा ए टू जेड। ठीक है, वन बाय वन करके हर एक चीज़ को कवर करता जाऊंगा। उसके रिलेटेड जितने भी एग्जाम मतलब न्यूमेरिकल्स आता है, उसको भी मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। एक्चुअली इलेक्ट्रिकल मशीन और बेसिक इलेक्ट्रिकल में अगर हम लोग डिफरेंस देखेंगे, इलेक्ट्रिकल मशीन्स में ज़्यादातर क्वेश्चन जो आता है ना, वो थियोरिटिकल आ जाता है, कंसेप्चुअल, ठीक है ना। लेकिन बेसिक इलेक्ट्रिकल में 90% क्वेश्चन जो आएगा वो न्यूमेरिकल बेस्ड आएगा। दैट मीन्स वी हैव टू डू लॉट ऑफ न्यूमेरिकल्स इन बेसिक इलेक्ट्रिकल। इसलिए मैं जो भी चीज़ पढ़ाऊंगा, पढ़ाते समय पढ़ा मतलब वीडियो की आखिर में दो तीन मतलब न्यूमेरिकल्स मैं करूँगा, प्रैक्टिस करूँगा मैं। ठीक है, तो तुम लोग का भी काम ये होगा कि न्यूमेरिकल्स का प्रैक्टिस करना। फिर कुछ मतलब चैप्टर ख़त्म होने के बाद फिर हम लोग बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ओके, ताकि कंसेप्ट और भी क्लियर हो जाए। तो चलो चलते हैं, पहले सिलेबस को देख लेते हैं, उसके बाद पढ़ाई को शुरू करते हैं। ओके, तो लेट्स कम टू द सिलेबस। अब बेसिक इलेक्ट्रिकल में अगर सिलेबस की बात करें, सिलेबस पहला है बेसिक कॉन्सेप्ट। पहले कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, उसके बाद देखें क्या क्या होता है। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या है? बेसिक कॉन्सेप्ट में कुछ नहीं, चार्ज के बारे में, देन करेंट, देन पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, देन वोल्टेज और ईएमएफ जिसे कहते हैं, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी। सिलेबस में जितना लिखा हुआ है बस ये मत समझना कि सर उतना ही पढ़ेंगे, नहीं। उसके अलावा बहुत सारे चीज़ है जो मैंने सिलेबस में लिखा नहीं, बहुत सारे चीज़ है वो पढ़ाते वक्त मैं करता जाऊंगा। ठीक है, फिर टाइप्स ऑफ मटेरियल्स जैसे कि कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। पावर, एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। ओम्स लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट लॉ, यू नो दैट। ओम्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ, दैट इज केसीएल, केवीएल, ठीक है ना, किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। देन टाइप्स ऑफ नेटवर्क लाइक सीरीज, पैरेलल, स्टार कनेक्शन, डेल्टा कनेक्शन, इसके बारे में पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ एलिमेंट पढ़ेंगे, एक्टिव एलिमेंट, पैसिव एलिमेंट। देन फैक्टर्स अफेक्टिंग आरएलसी, ये जो चीज़ है ये इंपॉर्टेंट है, फैक्टर्स अफेक्टिंग आरएलसी, ये भी इंपॉर्टेंट बहुत है। देन टाइप्स ऑफ सोर्सेस लाइक आइडियल वोल्टेज सोर्स, आइडियल करंट सोर्स, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, प्रैक्टिकल करंट सोर्स, इसके बारे में हम लोग कवर करेंगे बेसिक कंसेप्ट में। बेसिक कंसेप्ट के बाद हम लोग आ जाएंगे डीसी सर्किट। कहाँ पे आ जाएंगे? डीसी सर्किट में। ठीक है, डीसी सर्किट में क्या है? सीरीज एंड पैरेलल सर्किट, वोल्टेज एंड करंट डिवीजन रूल, मैश नोडल एनालिसिस, वेरी इंपॉर्टेंट, मैश एनालिसिस, देन नोडल एनालिसिस। देन आ गया थियोरम्स। थियोरम्स मतलब जितने भी थियोरम्स है, ये मत समझना बस सर थेवेनिन्स कर दिए, सुपरपोजिशन कर दिए, मिनिमम्स कर दिए, दो मैक्सिमम पावर कर दिया, दो चार कर दिया, बस खत्म नहीं। मैं यहाँ पे हर मतलब ए टू जेड जितने भी थियोरम्स है ना, मतलब सुपरपोजिशन से शुरू होके टेलीगेंस थ्योरम तक सारे थ्योरम्स करवाऊंगा, क्योंकि एग्जाम में किसी भी थ्योरम के बेस्ट क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए हम लोग सारे कवर कर लेंगे। देन सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे कि करंट सोर्स टू वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज सोर्स टू करंट सोर्स, इसको भी कवर करेंगे। देन उसके बाद मैग्नेटिक सर्किट के ऊपर आएंगे। मैग्नेटिक सर्किट में क्या है? मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स, फ्लक्स डेंसिटी, वाइब्रेट लॉ, एम्पियर्स लॉ। देन का मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, जो कि मैंने पहले भी मशीन्स में बता चुका हूँ, फिर भी यहाँ दोबारा बताऊंगा। देन मैग्नेटिक मटेरियल्स हिस्टेरिसिस, बीएच कर्व, इसके बारे में भी
मतलब हम लोग पढ़ेंगे, जो कि इसको भी मैंने मैसेंस में ख़त्म किया हूँ कि देन मैग्नेटिक सर्किट एंड देयर एनालॉजी विथ इलेक्ट्रिक सर्किट, मतलब एनालॉजी बिटवीन इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड मैग्नेटिक सर्किट क्या कॉमन है, इसको भी हम लोग देखेंगे। देन रिलक्टेंस, परमियंस, मैग्नेटोमोटिव फोर्स, हिस्टेरिसिस एंड एडी करंट लॉसेस, ये सारे चीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और मैग्नेटिक सर्किट में जो कुछ है हम लोग उसको कवर करेंगे, ठीक है। उसके बाद आएंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, लेंजेस लॉ, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन, इंडक्टेंस एंड एनर्जी स्टोरिंग मैग्नेटिक फील्ड, एडी करंट एंड इट्स रिडक्शन, ये सारे चीज इसको भी हम लोग कवर करेंगे, क्योंकि ये जितने भी चीज है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में, ये ज्यादातर मशीन्स में यूज हो जाएगा, ये ज्यादातर मशीन्स में यूज होगा। देन लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे एसी फंडामेंटल। एसी फंडामेंटल में भी बहुत सारे चीज यहाँ पे लिखा हूँ, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे चीज है जो मैं कवर करने वाला हूँ, और इसके साथ साथ बहुत सारे हम लोग पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल्स को भी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया सिलेबस। सिलेबस के बाद हम लोग आज से शुरू करने जा रहे हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल, और बेसिक इलेक्ट्रिकल में पहले हम लोग जो पढ़ेंगे द बेसिक कंसेप्ट, और बेसिक कंसेप्ट में पहले पढ़ेंगे हम लोग चार्ज के बारे में। क्या? चार्ज, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, क्योंकि करेंट, वोल्टेज, पावर, एनर्जी, ये सब समझने से पहले चार्ज को समझना जरूरी है। चार्ज इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो मैं पैड पेन से कर रहा हूँ, तो पैड पेन में लिखने में थोड़ा अभी नया हूँ ना, तो लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब हैंड राइटिंग अच्छा नहीं आ रहा है, इसलिए मैं ज़्यादातर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है मैं पहले से ही यहाँ पे मेंशन कर दिया हूँ। तो तुम लोग का काम है जितने भी पॉइंट्स यहाँ पे लिखा हुआ है उसको नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। नोट डाउन करने के बाद जो कुछ मैं समझाऊंगा वन बाय वन, हर एक पॉइंट को मैं समझाता जाऊंगा, तुम लोग को भी उसको समझ के, इसके अलावा अगर कोई अच्छा सा पॉइंट मैं बोल रहा हूं तो उसको भी नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। ओके, तो चलो चलिए चलते हैं, चार्ज के बारे में समझते हैं। चार्ज क्या होता है? ऐसे ही हम लोग हमेशा बोल देते हैं कि पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, है ना, लेकिन ये चार्ज है क्या? ये चार्ज है क्या? देखिए, चार्ज क्या है, ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। चार्ज क्या है? कोई भी चीज का एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी। तो फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है चार्ज। तो इसे समझने से पहले हम लोग एटॉम को समझते हैं। एटॉम, एटॉम पता है ना क्या है? एटॉम इज द स्मॉलेस्ट यू कैन से मॉलिक्यूल इन होल ओवर द यूनिवर्स। यूनिवर्स में सबसे छोटा अगर कोई चीज है तो उसे एटॉम कहा जाता है, लेकिन मैं नहीं मानता कि एटॉम ही सबसे छोटा चीज है, राइट। एटॉम से भी छोटा चीज है, पढ़ेंगे यहीं पे, ठीक है। तो एटॉम्स मतलब ये जो पूरा यूनिवर्स है, ये पूरा यूनिवर्स किससे बना है? एटॉम से बना है, ठीक है ना। हर चीज में एटॉम, बिना एटॉम्स का कोई चीज नहीं बन सकता है। जैसे कि मतलब हमारे आसपास जितने भी चीज देख रहे हो, ऐसे मतलब मेरा बॉडी, तुम्हारा बॉडी, या ये फैन, लैपटॉप, पेपर, कागज, हर वो चीज, हर वो ऑब्जेक्ट, चाहे वो लिक्विड हो, गैस हो या सॉलिड हो, हर वो चीज एटम से बना है, ठीक। अगर एटम से बना है तो एटम में है क्या? एटम में ऐसा क्या है? एटम में एटम जो है वो तीन चीज से बना है। एटम के जो है वो तीन चीजों से बना है। एक है इलेक्ट्रॉन, दूसरा है प्रोटॉन, और तीसरा है न्यूट्रॉन। ओके, तो पहला जो है इलेक्ट्रॉन, दूसरा है प्रोटॉन और तीसरा है न्यूट्रॉन। मैंने अभी बताया ना कि एटॉम सबसे छोटा कणिका नहीं होता है, उससे भी छोटा चीज होता है, उससे भी छोटा चीज होता है। और वो क्या है? वो इलेक्ट्रॉन हो सकता है, वो प्रोटॉन हो सकता है, और वो न्यूट्रॉन भी हो सकता है, क्योंकि इन्हीं तीन चीजों से तो मिलके बना है एटॉम। तो एटॉम कैसे सबसे छोटा हो गया? मतलब अगर मैं बोलूं कि एटॉम से भी छोटा चीज क्या है, तो तुम लोग बोल सकते हो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन या न्यूट्रॉन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना है एटॉम। और एटम से बना है, बहुत सारे एटम से बना है हर वो ऑब्जेक्ट, हर वो चीज, हर वो मैटर, ठीक है। इसका मतलब ये जो तीन चीज हम लोग देख रहे हैं, एक है जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन है, जिसका नाम प्रोटॉन है, और जिसका नाम न्यूट्रॉन है। ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये नेगेटिवली चार्ज है। ये क्या है? नेगेटिवली चार्ज। प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, और जो न्यूट्रॉन है और न्यूट्रल है, मतलब ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, ये न्यूट्रल है, ठीक है। तो
ये कैसे, मतलब एटम का स्ट्रक्चर कैसे होता है। एटम का एक कोर होता है, ये जो मैंने दिखाया ना, ये वाला मिडिल वाला एरिया, ये जो देख रहे हो, दिस एरिया, दिस इज नॉन एज कोर ऑफ द एटम। ये एटम का कोर है, मतलब सेंटर पॉइंट। सेंटर पॉइंट, इस सेंटर पॉइंट में है कौन, इस सेंटर पॉइंट में है न्यूक्लियस। कौन है, न्यूक्लियस, एन मैंने लिख दिया। सेंटर पॉइंट में न्यूक्लियस है। और कौन है, न्यूक्लियस के साथ प्रोटॉन है। इसके साथ और कौन है, प्रोटॉन है। मतलब सेंटर में न्यूक्लियस और प्रोटॉन। और बाहर जो ऑर्बिट देख रहे हो ना, ये जो ऑर्बिट देख रहे हो, दिस ऑर्बिट, इसमें कौन है, इसमें है इलेक्ट्रॉन। इसमें कौन है, इलेक्ट्रॉन, ठीक, जो कि नेगेटिवली चार्ज होता है, नेगेटिवली चार्ज। दैट मीन्स वी कैन से प्रोटॉन जो पॉजिटिव चार्ज वो कोर ऑफ द और हार्ट ऑफ द एटम्स में रहता है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिट में ऐसे घूमता रहता है। मतलब प्रोटॉन के चारों ओर घूमता रहता है कौन, दिस इलेक्ट्रिक नेगेटिवली चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फोर्स और यू कैन से इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्रिएटेड। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स इन्हीं के वजह से क्रिएट होता है। ये प्रॉपर्टी है, यहां पे लिखा हुआ है ना, चार्ज इज ए फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू व्हिच इट एक्सपीरियंस ए फोर्स व्हेन प्लेस्ड इन ए इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। ये एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, ठीक है ना, किसके लिए, किसकी वजह से, चार्ज की वजह से। ठीक है, और इन सिंपलर वर्ड हम लोग सिंपली कह सकते हैं, चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी दैट कॉजेस इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट, दैट कॉजेस इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक। ये जो मैग्नेटिक इफेक्ट हम लोग देख रहे हैं, ये जो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट देख रहे हैं, करेंट हो या वोल्टेज हो या एनर्जी हो, ये किसकी वजह से, चार्ज की वजह से, ये प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो उसके बाद देखते हैं इसका यूनिट क्या है, चार्ज का यूनिट क्या है। चार्ज का यूनिट है कूलम। चार्ज का यूनिट क्या है, कूलम है। और ये कूलम मतलब क्या है, अगर मैं कहूं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वन कूलम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वन कूलम, इसको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वन कूलम का मतलब क्या होता है, वन कूलम का मतलब होता है चार्ज ट्रांसफर बाय 1 एम्पियर ऑफ करेंट इन 1 सेकेंड। चार्ज ट्रांसफर्ड बाय 1 एम्पियर करेंट इन 1 सेकेंड। एक सेकेंड के अंदर अगर 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है तो उसके साथ कितना चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, उसी को 1 कूलम कहेंगे। इसका मतलब ये निकाल सकते हैं हम लोग, ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1 कूलम, क्या लिखा हुआ है, 1 कूलम। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, चार्ज ट्रांसफर्ड बाय 1 एम्पियर, चार्ज ट्रांसफर बाय 1 एम्पियर इन 1 सेकेंड, इन 1 सेकेंड। तो 1 कूलम या 1 एम्पियर अगर कहीं पे लिखा होगा तो हम लोग उसको 1 कूलम भी कह सकते हैं, राइट। अगर 5 एम्पियर लिखा होगा तो 5 कूलम भी कह सकते हैं। ये सुनो, ये सुनो, इसको याद रखना है। तो Q का जो फॉर्मूला आ गया वो क्या है, Q इक्वल टू I इंटू टी, I इंटू टी, I मतलब करेंट एंड T इज योर टाइम। ठीक है, सो दिस इज फॉर्मूला ऑफ चार्ज। देन आते हैं लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। जैसे कि हम लोग को पता है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है, वैसे ही सेम थिंग्स लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहते हैं इसे। सेम टू सेम, द टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज इन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। दैट मीन्स हम लोग बोलते हैं ना, इन केस ऑफ एनर्जी, द एनर्जी इन ऑल ओवर द यूनिवर्स इज कांस्टेंट, इट कैन नॉट बी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, बोलते हैं। यहाँ भी वैसे ही है, टोटल चार्ज इस मतलब कोई भी अगर मैं बोलूँ कि इलेक्ट्रिक चार्ज, तो इलेक्ट्रिक चार्ज कोई भी सिस्टम में, आइसोलेटेड सिस्टम में रिमेन कांस्टेंट ही होता है, ना इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना क्रिएट कर सकते हैं। सो इट कैन बी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, एक बॉडी से दूसरे बॉडी से बस ये ट्रांसफर होता है, ये सिर्फ ट्रांसफर होता है। ठीक है, देन क्या है, देन अगर बहुत सारे चार्जेस कोई मैटर में या कोई ऑब्जेक्ट में बहुत सारे चार्जेस हैं, अगर कोई बोल रहा है व्हाट इज द टोटल चार्ज, तो सिंपली हम लोग को क्या करना है, टोटल जितने भी चार्जेस हैं उस बॉडी में उसका एल्जेब्रिक सम निकाल देना है, तो ये वो हो जाएगा टोटल
चार्ज. सो इफ मल्टीपल चार्जेस आर प्रेजेंट देन नेट चार्ज कितना होगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3. बस सिंपली एल्जेब्रिक सम निकालना है. तो ये जो चार्जेस है ये हम लोग के बहुत सारे मटेरियल्स है, जैसे कि कंडक्टिंग मटेरियल, इंसुलेटिंग मटेरियल, देन सेमीकंडक्टिंग मटेरियल. जनरल ये 3 टाइप का मटेरियल हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट में यूज कर लेते हैं, है ना. तो चार्ज को कौन अलाउ करता है, कौन अलाउ नहीं करता है. देखो कंडक्टर जो है, कंडक्टर इट अलाउ चार्ज टू मूव फ्रीली. कंडक्टर फ्रीली अलाउ करता है चार्ज को मूव करने के लिए, वेलकम करता है कि आओ बस बह जाओ, मैं तो हूं यहां पे. तो कंडक्टर जो है इट्स फ्रीली अलाउड टू मूव द चार्जेस. लेकिन इन केस ऑफ इंसुलेटर की केस में क्या है, ये बिल्कुल अलाउ नहीं करता है, चार्ज अलाउ ही नहीं करता, इसीलिए तो ये इंसुलेटर है. चार्ज को अलाउ ना करना मतलब करंट को अलाउ ना करना के बराबर है कि नहीं. हम लोग को पता है ना कि करंट जो है इंसुलेटर में फ्लो नहीं करता है. क्यों नहीं करता है, क्योंकि चार्ज फ्लो नहीं होता है उसमें, क्योंकि चार्ज फ्लो नहीं. अरे हम लोग बोलते हैं ना, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड व्हाट, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड करंट. फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है क्या, इलेक्ट्रॉन चार्ज ही तो है, इसलिए फ्लो ऑफ चार्ज इज आल्सो नॉन एज करंट. सो इंसुलेटर क्या है, इंसुलेटर करंट को अफर्स करता है, करंट को फ्लो होने नहीं देता है, इसका मतलब वो चार्ज को भी फ्लो नहीं करवाएगा. और कंडक्टर वो इजीली मतलब अलाउ करेगा करंट को और चार्ज को फ्लो करने में, ठीक है ना. और तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है हम लोग का सेमीकंडक्टर. तीसरा होता है सेमीकंडक्टर. सेमीकंडक्टर अलाउ करता है चार्ज को, लेकिन इन सर्टन कंडीशन में वो अलाउ करेगा, नहीं तो वो अलाउ नहीं करता है. जैसे कि करंट को वो सर्टन कंडीशन में अलाउ करता है. अगर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तभी करंट फ्लो करेगा क्या, या लाइट हम लोग लाइट एनर्जी डालेंगे तभी जाके इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, चार्ज फ्लो होगा, है कि नहीं. तो कंडीशन आएगा तभी वो अलाउ करेगा, नहीं तो नहीं करेगा. ये सेमीकंडक्टर की बात है, ठीक है ना. द नेक्स्ट वन इज मेथड्स ऑफ चार्जिंग. जनरली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मेथड. क्या क्या मेथड है, पहला जो मेथड है, दिस वन इज ड्यू टू फ्रिक्शन. दूसरा जो होता है वो ड्यू टू कंडक्शन. और तीसरा जो होता है वो ड्यू टू इंडक्शन. तो तीनों को समझते हैं, वेरी सिंपल चीज है. तो फ्रिक्शन मतलब क्या है, रब करना, कोई भी चीज को रब करना. जैसे कि मैंने यहाँ पे पिक्चर में मैंने क्या दिखा है, एक कंघी है और एक कंघी कागज की टुकड़े को अपनी तरफ खींच रहा है. कंघी क्या कर रहा है, कागज के टुकड़े को अपनी तरफ खींच रहा है. ना ये कंघी कोई मैग्नेट है, ना ये कागज कोई लोहे का टुकड़ा नहीं है ना, ये तो प्लास्टिक से बनाया गया है. और ये कागज है, ये कैसे अट्रैक्ट कर सकता है. नेचुरली जब हम लोग कंघी करते हैं, मतलब कंघी करते हैं कोई सूखे बाल में, भीगे बाल में नहीं होगा, सूखे बाल में जब कंघी कर लेते हैं तो कंघी एक प्लास्टिक मटेरियल होता है, प्लास्टिक के साथ, प्लास्टिक और हम लोग के जो बाल है, हेयर है, उसके साथ फ्रिक्शन होता है. फ्रिक्शन होने से क्या होता है, ये दोनों जो चीज है जैसे कि बाल और कंघी, इनके बीच में चार्जेस मतलब क्या अल्टरनेट होता है. मतलब ये इसके पास जो चार्ज है वो कंघी कर देगा, कंघी के पास जो है वो इसको देगा, मतलब अपोजिट पोलैरिटी में चार्ज क्रिएट हो जाता है. अगर कंघी में पॉजिटिव चार्ज है तो बालों में क्या होता है, नेगेटिव चार्ज. इसीलिए कंघी करने के बाद तुम लोग देखना, अगर कंघी को बाल के पास लाओगे ना तो वो बालों को भी अट्रैक्ट करेगा. या कोई भी प्लास्टिक का जो स्केल होता है, प्लास्टिक का स्केल को कोई भी सिल्क कपड़े में ऐसे रब करो, रब करने के बाद अगर तुम लोग ऐसे मतलब पेपर के पास लेके जाओगे ना, वो पेपर को भी अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि अपोजिट चार्ज क्रिएट होता है, अपोजिट चार्ज दोनों को अट्रैक्ट करते हैं. इसको कहते हैं ड्यू टू फ्रिक्शन, मेथड्स ऑफ चार्जिंग, ठीक है. देन सेकंड वन इज व्हाट, कंडक्शन. ये कंडक्शन और इंडक्शन, ये दो चीज जो है वो एप्लीकेबल होता है इलेक्ट्रिकल फील्ड में जनरली. तो पहला सेकंड क्या है, कंडक्शन में ये समझाने के लिए मैंने एक मेटल का बॉल लिया हूं. ये जो बॉल है ये मेटल का बॉल है जो कि न्यूट्रल है. न्यूट्रल मतलब यहां पे जितना प्रोटॉन है उतना इलेक्ट्रॉन है, मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है. अगर दोनों चार्ज इक्वल हो गए तो ये क्या हो गया, न्यूट्रल. तो ये जितना पॉजिटिव चार्ज इसके अंदर है उसके अंदर उतना ही नेगेटिव चार्ज भी है. और मैंने यहाँ पे एक रोड लिया, एक चार्ज रोड, और ये चार्ज जो है पॉजिटिवली चार्ज मैंने किया इसको. तो ये पॉजिटिवली चार्ज रोड है और ये न्यूट्रल मेटल बॉल है, ठीक.
अब इस दोनों को मैंने क्या कर दिया, यहां पे कनेक्ट करके रख दिया, इसे कनेक्ट कर दिया। जब मैं कनेक्ट कर दूंगा तो क्या होगा, इस बॉल में जितने भी नेगेटिवली चार्ज हैं वो अट्रैक्ट होंगे, यहां फ्लो करेंगे। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज अट्रैक्ट्स द नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज क्या करते हैं, वो नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो इस बॉल में जितने भी नेगेटिव चार्ज हैं, इलेक्ट्रॉन्स है, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स को ये खींच लेगा। कौन? ये रोड। खींच लेने के बाद अब अलग कर देंगे हम लोग। जब अलग कर देंगे तो क्या देखेंगे, यहां पे नेगेटिवली चार्ज भी है और पॉजिटिवली चार्ज है, लेकिन लेकिन ये लेस पॉजिटिवली चार्ज, मतलब इसका पॉजिटिव जितना था, प्रोटॉन जितना था, वो कम हो गया है। क्यों? क्योंकि यहां से जितने भी नेगेटिव आए ना, बहुत सारे नेगेटिव चार्ज यहां पे आ गए, तो पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर न्यूट्रल हो गए। बहुत सारे क्या हो गए, न्यूट्रल हो गए। न्यूट्रल होने के बाद क्या बचा, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। बहुत सारे, पहले क्या था इस रोड में पहले बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन थे, पहले बहुत सारे प्रोटॉन था, लेकिन यहां से इलेक्ट्रॉन जब आया, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों मिल गए। अगर मिल जाते हैं तो उनको क्या बोलेंगे, न्यूट्रल, और न्यूट्रल हो गए। ठीक है ना। न्यूट्रल होने के बाद जितने आखिर में जितने पॉजिटिव चार्ज बच गए उतना ही तो रहेगा यहाँ, तो ये लेस पॉजिटिवली चार्ज हो गया। लेकिन इस बॉल के अंदर सिर्फ पॉजिटिव चार्ज रह गया, मतलब चार्ज ट्रांसफर हुआ बाय कंडक्शन। कंडक्शन मतलब अगर कोई दो ऑब्जेक्ट को इसे टच करने के बाद चार्ज ट्रांसफर होता है तो उसको कंडक्शन कहते हैं। ठीक है, टच होने के, मैंने यहाँ पे रोड और बॉल को टच कर दिया। देन हम लोग देखते हैं इंडक्शन क्या है। इंडक्शन को समझने के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे दो बॉल, वैसे ही मेटल बॉल लिया जो कि न्यूट्रल है, मतलब ये ए बी, ये दोनों मेटल बॉल है, न्यूट्रल है, और इन दोनों के पास में ले आया एक पॉजिटिवली चार्ज रोड, जैसे यहाँ पे लाया था, यहाँ पे ले आया एक पॉजिटिवली चार्ज रोड। अब पॉजिटिवली चार्ज रोड को जैसे मैं उसके नजदीक लाऊंगा ना, टच नहीं करना है, मतलब यहाँ पे मैंने टच नहीं किया, देखो यहाँ पे मैंने टच नहीं किया, बस नजदीक लाऊंगा तो क्या होगा, इस दोनों मेटल बॉल के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स, क्योंकि न्यूट्रल है मतलब क्या है, इसके अंदर न्यूट्रॉन है, सॉरी इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है ना। तो ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होगा ना इस बॉल के अंदर, ये इसी साइड में आके इसे जम जाएंगे। दिख रहा है ना, यहाँ नेगेटिव 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 अलग हो गए, सब मिलके थे, पॉजिटिव नेगेटिव मिलके थे, रहते थे इसके अंदर। जैसे मैंने रोड नजदीक लाया तो सारे नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ गए। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज रोड है, तो ये अट्रैक्ट कर लिया अपनी तरफ, अट्रैक्ट कर लिया नेगेटिव चार्ज को। लेकिन इसके अंदर जितने भी पॉजिटिव चार्ज था ना, ये पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो रिपेल कर दिया तो यहाँ पे आके लग गए सब, दूर, इस रोड से दूर आ गए। तो पॉजिटिव चार्ज इधर आ गया, नेगेटिव चार्ज इधर आ गया, मतलब हम लोग पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को अलग कर दिए, जस्ट बाई द हेल्प ऑफ ए सिंपल पॉजिटिवली चार्ज रोड। अब मैं क्या करूंगा, अब इस दोनों बॉल जो है, एक है पॉजिटिव और एक है नेगेटिव, दोनों को मैंने अलग कर दिया। मैंने क्या कर दिया, अलग कर दिया। जब अलग कर दूंगा तो इस बॉल में सारे नेगेटिवली चार्ज आ जाएंगे और इस बॉल में सारे पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे, मतलब मैंने पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को अलग कर दिया, जस्ट बाय इंडक्शन, टच नहीं किया मैंने। उसके बाद अगर मैं इस रोड को हटा दूं, यहां पे देखो रोड है क्या, पॉजिटिवली रोड नहीं है, हटा दूं तो क्या होगा, जैसे ही मैं इस रोड को हटा दूंगा तो इस बॉल ए में क्या था, नेगेटिवली चार्ज, तो ये नेगेटिवली चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा चारों तरफ। यहाँ पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ था, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे सिर्फ इसी पर्सन में नेगेटिवली चार्ज था, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मतलब अट्रैक्ट करने वाला कोई है ही नहीं, अभी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गए, और पॉजिटिव चार्ज भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। ओके, तो इसको कहते हैं इंडक्शन मेथड। विदाउट टचिंग द ऑब्जेक्ट वी कैन ट्रांसफर द चार्जेस, यस और नो। तो इसको कहते हैं मेथड ऑफ चार्जिंग। ओके, देन देखते हैं चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, जो हम लोग कहते हैं ना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, तो उसमें चार्ज कितना है। अगर मैं बोलूं कि एक इलेक्ट्रॉन के अंदर कितना चार्ज रहता है या एक प्रोटॉन के अंदर कितना चार्ज रहता है, तो उसका एक वैल्यू है, तो उस वैल्यू को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, नोट डाउन कर लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स इसी में से आता है। ठीक है, तो अगर मैं कहूं इलेक्ट्रॉन,
तो इसका वैल्यू कितना होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर ये माइनस का होता है, माइनस, ठीक है ना, 1 मिनट दोबारा लिख देता हूं नहीं तो गलत हो जाएगा। ये इसका वैल्यू होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इलेक्ट्रॉन का। और प्रोटॉन का कितना होता है, प्रोटॉन का होता है +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है। सो ये जो दोनों चीज मैंने यहाँ पे लिख दिया, इसको हमेशा याद रखना है। इसको क्या करना है, याद ही रखना है इसका वैल्यू, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। न्यूमेरिकल्स अगर चार्ज में से आया तो इसी में से आएगा, करेंगे अभी 2-3 न्यूमेरिकल्स, ठीक है। ठीक है, अब देखते हैं। अब मैंने कहा 1 इलेक्ट्रॉन का वैल्यू जो है वो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है। अगर इसका मैग्नीट्यूड ले तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब माइनस नहीं प्लस ही होगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होगा। अब मैं यहां पे लिख सकता हूं 1 इलेक्ट्रॉन का वैल्यू कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है ना, अभी पढ़े। ओके, अगर इसी में से मैं अगर निकालना चाहूं 1 कूलम का वैल्यू कितना है, सो मैंने लिख दिया 1 कूलम इक्वल टू 1 बाई इतना हो जाएगा, है कि नहीं, सिंपल मैथमेटिक्स। सो 1 बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, सॉरी इट्स ना इलेक्ट्रॉन, ठीक है। दैट इम्प्लाई दैट 1 कूलम इक्वल टू, अगर इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 1 बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19, इसका वैल्यू आ जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। दिस वैल्यू इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट, इसको बस याद रखना है, इसको याद रख लेना है, ठीक है। अभी हम लोग पढ़े 1 इलेक्ट्रॉन का वैल्यू कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और 1 कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, और 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होगा, एक कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, ये दोनों फॉर्मूला बताएंगे, हो गया। अब अगर मैं बोल रहा हूं कि एक ही इलेक्ट्रॉन में इतना चार्ज रहता है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज है, तो अगर मैं बोलूं कि 10 इलेक्ट्रॉन में कितना होगा, 10 इलेक्ट्रॉन में कितना होगा, सर वेरी सिंपल, 10 मल्टीप्लाई कर लेंगे। एक इलेक्ट्रॉन में अगर इतना चार्ज है तो 10 इलेक्ट्रॉन में कितना होगा, 10 मल्टीप्लाई करेंगे। सो 10 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, यस और नो। ओके, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻, ओके सॉरी, इसका वैल्यू निकालना नहीं है, फॉर्मूला निकालना है। ओके, सो 10 इलेक्ट्रॉन में कितना निकलेगा, सो 10 मल्टीप्लाई कर देना है। सो 10 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम हो गया। ओके, तो ये क्या है, 10 इलेक्ट्रॉन में लिख रहा हूं। सो टोटल चार्ज कितना होगा, टोटल चार्ज कितना होगा, दैट इक्वल टू 10 क्या है n, इसको कहते हैं n, और ये क्या है, ये है चार्ज q। सो टोटल चार्ज इक्वल टू n इंटू q, n इंटू q इज द टोटल चार्ज, ये भी एक टाइप का फॉर्मूला है, इसको याद रखना है। सो n क्या है, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, n होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और q होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और q क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, अब इसके ऊपर देख लेते हैं न्यूमेरिकल्स कैसे आता है। सो यहां पे मैंने 2 क्वेश्चन लिया। पहला क्वेश्चन क्या है, हाउ मच इलेक्ट्रॉन इज रिक्वायर्ड टू जेनरेट 2 कूलम चार्ज। 2 कूलम चार्ज की बात बोल रहा है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इज रिक्वायर्ड टू जेनरेट 2 कूलम चार्ज, कितना इलेक्ट्रॉन जरूरी होगा 2 कूलम चार्ज जनरेट करने के लिए। अभी मैंने जो फॉर्मूला बताया, जो वैल्यू बताया, बस उसी को पुट कर देना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस उसी को पुट करना है। क्या पुट करना है सर, देखो पुट करना ये है, मुझे पता है कि 1 कूलम
चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है? 1 कूलम चार्ज में 6.25 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन रहता है कि नहीं? देन अगर ये पूछा है कितना है 2 कूलम चार्ज में, सो 2 कूलम चार्ज में बस मल्टीप्लाई ही तो करना है। सो 2 इंटू 6.25 इंटू 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन। अगर इसको सॉल्व किया जाए तो कितना आएगा? 1 मिनट, मैं थोड़ा सॉल्व कर लेता हूं इसको। सो दिस वन इज 2 इंटू 6.25 इंटू 10 to the power 18 है ना? तो ये आ जाएगा तुम्हारा दैट इक्वल टू 1.25 इंटू 10 to the power 19 इलेक्ट्रॉन। सो दिस इज द आंसर। 2 कूलम चार्ज जनरेट करने के लिए इतना इलेक्ट्रॉन चाहिए। देन सेकंड, कम टू द सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द टोटल चार्ज व्हेन 10 इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड। अभी ये चार्ज पूछ रहा है, यहां पे मतलब इलेक्ट्रॉन पूछ रहा था, अब यहां पे चार्ज पूछ रहा है। तो वेरी सिंपल, क्या है? चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन निकालना है पहले। हम लोग को पता है चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। सो 1 इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज है? दैट इज 1.6 इंटू 10 to the power माइनस 19 कूलम, है कि नहीं? और कितना इलेक्ट्रॉन में पूछा है? 10 इलेक्ट्रॉन में पूछा है। सो 10 इलेक्ट्रॉन में 10 मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो 10 इंटू 1.6 इंटू 10 to the power माइनस 19 कूलम, है ना? अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1.6 इंटू 10 to the power माइनस 18 कूलम। दैट्स इट। तो वेरी सिंपल, बस हम लोग को ये सिर्फ ये इसको याद रखना है, इसको याद रखना है। 1 कूलम का वैल्यू कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन का वैल्यू कितना चार्ज है, ठीक है ना? देन कम टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या है? ए करेंट ऑफ 3 एम्पियर मीन्स हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन पास पर सेकेंड। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स पास पर सेकेंड। देखो यहाँ पे 3 एम्पियर बोल रहा है, 3 एम्पियर करंट फ्लो होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन पास होगा एक ही सेकेंड में, एक ही सेकेंड में। मैंने जब यहाँ पे पढ़ा था, इसके ऊपर है और एक स्लाइड में, यहाँ पे मैंने क्या कहा था? 1 कूलम चार्ज को ट्रांसफर करने के लिए 1 एम्पियर करेंट, ओके ना? 1 एम्पियर करेंट इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर 1 कूलम चार्ज। इसका मतलब 1 एम्पियर को 1 कूलम कह सकते हैं, 3 एम्पियर को 3 कूलम कह सकते हैं, ना? ये सुनो। सो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 3 एम्पियर की बात हो रहा है। क्या हो रहा है? 3 एम्पियर। सो मुझे पता है 1 कूलम का वैल्यू कितना है? 6.25 इंटू 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन। ये होता है 1 कूलम का। उसी हिसाब से 3 एम्पियर बोल रहा है तो 3 कूलम का कितना होगा? दैट इज 3 इंटू 6.25 इंटू 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन, है ना? इतना ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। सो इसका वैल्यू आ जाएगा 3 इंटू 6.25 इंटू 10 to the power 18, सॉरी 10 to the power 18। इसका वैल्यू आ जाएगा 1.875 इंटू 10 to the power 19 इलेक्ट्रॉन। सो दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। सो उसी हिसाब से हम लोग अगर चार्ज दिया है तो इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन दिया है तो चार्ज निकाल सकते हैं, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में करंट के बारे में समझेंगे, डिटेल में जाएंगे, ओके? सो आज के लिए इतना। अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है आप लोगों को तो प्लीज़ लाइक्स माई वीडियो एंड प्लीज़ कमेंट्स मी। और अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो अभी तक मेरे चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।